Proceeding on with we have another topic which is employment communication, and we do have some sort of introduction to that because I have told you about something about CVs. If you remember chronological CV and functional CV, resume जो भी आपका हो, मैं आपको बता चुकी और थोड़ा सा कवर लेटर का जिक्र भी था, लेकिन we are going to do in detail. और आपको मैंने ये बात कही थी कि जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ तो आई जस्ट कंसिडर नॉट ओनली कि एग्जामिनर जो है वो आपका किस तरह से देखता है आपके सब्जेक्ट को, आपके सिलेबस आउटलाइन को। इसके अलावा आपको जो बुक्स आप लोगों ने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने जो फिजिकल क्लासेस भी ले रहे हैं या ऑनलाइन भी हो, तो दे आर टेकिंग सम बुक्स जो यानी फॉलो कर रहे होते हैं। उनमें जैसे एक आईसीएमए की बुक भी है और हर्टा मफी जो आपको रिकमेंडेड है एंड कोटलैंड बबी की बुक है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए आपका ये जो टॉपिक है थोड़ा-सा आपको डिटेल में पढ़ना है। और एक चीज़ और, इस टॉपिक को पढ़ने के साथ-साथ आपको नॉट ओनली यू आर गोइंग फॉर लाइक एमसीक्यूज़ आप कर रहे हो, बल्कि आपको वैसे भी हेल्प हो जाएगी सीवी बनाने में। आपका और भी बहुत सी चीज़ें इस पे शामिल हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन। तो आज कुछ पार्ट उसका आज हम कवर कर पाएँगे, व्हिच इज़ लाइक रिज़्यूमे पे बात करेंगे हम। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, इसमें कुछ एरिया जिसको मैंने रेड कलर से अ, यानी कलर उसका चेंज किया हुआ है, कंटेंट का, टेक्स्ट का, वो आपके गाइडेंस के लिए है। आप अगर चाहो तो इसको भी पढ़ लो, आप चाहो तो इसको यू कीप इट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल जब आप अपना सीवी बना रहे हो या आप जॉब के लिए जा रहे हो या ऑलरेडी जो लोग जॉब पे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, लाइक दे मूव ऑन टू अनदर जॉब। और ज़ाहिर-सी बात है जब आप एक जॉब कर रहे होते हो, इट डज़न्ट मीन कि आप सारी उम्र उसी जॉब पे ही रहते हो और वैसे भी आपको आगे निकलना होता है, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि करियर ग्रोथ आपकी जो है ना व्हिच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप एक जगह स्टैग्नेंट हो गए, रुक जाना, स्टैग्नेंट हो जाना, तो वहाँ पर आपकी तरक्की जो है वहीं रुक जाती है और आप कभी अपने उसमें आगे जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो मेरा हमेशा सजेशन होता है कि आप एक जगह जॉब करें, यू बी वेरी सिंसियर विद योर जॉब, विद योर आपके जो बॉस है, आपका एम्प्लॉयर है, लेकिन आपका पूरा-पूरा राइट है आपके पास कि आप किसी भी जॉब पर जो कि उससे बेहतर है और आपकी कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स को इस्तेमाल करती है, आप उस तरफ जाएँ, ठीक है? तो आज हम कुछ पार्ट हम पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें भी आपको गाइड करूँगी। इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूँ कि आज हमने क्वेश्चंस जो करने हैं, उसका एक हिस्सा हम करेंगे। देयर आर 30 क्वेश्चंस और वो आपको बहुत ज़्यादा आपका जो पार्ट है, लेटर से रिलेटेड जो आपको यानी एमसीक्यूज़ में आएगा, वो आज काफ़ी कवर हो जाएगा और उसको नोट डाउन करते जाना आप लोग, क्योंकि ये वो एरिया है जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि 7 सीज़ एक एरिया है जिसमें से लाज़मी सवाल आएँगे। और इसी तरह ये भी एक एरिया है कि टाइप्स ऑफ लेटर्स के ऊपर आपकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस टाइप्स हैं, उसके ऊपर बहुत सवाल आएँगे। तो आपको मैं यानी दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ कॉमन, व्हिच इज़ एवरीवेयर कॉमन। तो एग्ज़ामिनर जो है वो इससे सवाल ज़रूर बनाता है। तो मैंने कुछ मिक्स सा करके उसको एक सेट किया है। आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम ये स्टार्ट कर लें जो हमने अभी लाइक आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन। और यहाँ पर मैंने एक इमेज से उठाया एक सीवी की आपको हल्की-सी नज़र आ रही है अपीयरेंस। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सीवीज़ के कुछ फॉर्मेट भी शेयर किए थे। कुछ लोगों की डिमांड थी लाइक दे वांट सम सीवीज़ टेम्पलेट्स वगैरह उनको चाहिए थे, उसके सैंपल्स चाहिए थे तो मैंने शेयर किए थे। लेकिन मैं आपको आज नहीं, कल के क्लास में आपको मैं कुछ सीरीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा इन वोग हैं, लाइक पॉपुलर हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी और कुछ लोगों के बने हुए सीवी भी आपसे शेयर करूँगी, ताकि आपको सीवी सही तौर पे बनानी आए। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग सीवी बना के लाते हैं व्हिच इज़ नॉट वेरी अट्रैक्टिव एट ऑल। आप कभी भी किसी रिक्रूटर को या अपने एम्प्लॉयर को कभी कन्विंस नहीं कर पाएँगे कि आपको अगर सीवी ही नहीं बनाना आता व्हिच इज़ योर एडवर्टाइज़मेंट, तो आप आगे काम कैसे करोगे? तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है अच्छा सीवी बनाना। तो आज हम जो पहली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं व्हिच इज़ जॉब एप्लीकेशन आज नींद में पढ़नी, वो कल का टास्क है।
और आज हमने बेसिकली जॉब एप्लीकेशन इन रेज्यूमे और सीवी, ये आपका टॉपिक है जो हम इसे फिनिश करेंगे। ट्राई तो मेरी होगी कि कल ये टॉपिक खत्म हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता तो हम इस वीक में खत्म कर लेंगे। और मुझे इस चीज का सेटिस्फैक्शन है, आई बिलीव यू डू हैव सेटिस्फैक्शन टू, कि साथ साथ आपको मैं पहले वाले जो हमने किए हुए हैं नोट्स, उनको मैं हमेशा आपको रिवाइज करके बताती हूँ। आखिरी दिन जो होता है हमारा संडे, वीक का आखिरी दिन पढ़ाई का, तो उसमें ताकि आप पूरे वीक में पिछले वाला रिवाइज करो और फिर उससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज देती हूँ, और साथ साथ हम खत्म कर रहे हैं जो टॉपिक्स रह गए हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी फेवरेबल एक्टिविटी फॉर यू ऑल, आई बिलीव कि आप सारों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो अब आप देखते हैं रेज्यूमे की, आपको पहले भी एक दफा डिफरेंस बताया था कि रेज्यूमे इज अ वन पेज समरी ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड रेलेवेंट टू द जॉब यू आर अप्लाइंग टू। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके साथ आपका मैच करता है। और रेज्यूमे जो होता है, जैसे कि ये थर्ड आपको लाइन जहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ पर है, इसमें लिखा है रेज्यूमे इज द शॉर्टर वर्जन ऑफ अ सीवी, यानी सीवी लंबा होता है और रेज्यूमे शॉर्ट होता है। और सेकंड जो आपका ये कंटेंट है, इसमें मैंने लिखा है सेकंड सेंटेंस के अंदर, अ सीवी इज अ लॉन्गर एकेडमिक डायरी दैट इंक्लूड्स ऑल योर एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट्स एंड अचीवमेंट्स। अब आपने, यानी आपने डिटेल बतानी होती है, जिसमें आपने मे बी एक जॉब पे है तो क्या क्या आपने किया। अगर आपने से, कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनकी होती हैं, जो उन्होंने कोई जॉब नहीं भी की होती, तो वो ज्यादा एम्फेसिस उनका एक्स्ट्रा करिकुलर पे होता है, और वो बताते हैं कि हम स्पोर्ट्स हमने खेली है, या कोई और ऑफिस आपने लिया हुआ था, जैसे कि डिबेट में थे आप, या कोई कॉलेज मैगजीन के एडिटर थे, इस तरह के बहुत सारे, या सोशल वेलफेयर किया आपने, तो ये सारी चीजें आपको सीवी में जरूर डालनी। तो अभी हमें क्या पता चला कि रेज्यूमे जो है वो समरी है ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड विच इज रेलेवेंट टू द जॉब यू आर अप्लाइंग टू। ये आपने इसको याद रखा, और ये आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है। फिर यहाँ पर दोबारा से डेफिनेशन आ जाती है, इसमें लिखा है योर रेज्यूमे इज अ समरी ऑफ योर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड्स। एप्टीट्यूड है कि आपका रुझान क्या है, लाइक आप क्या करना पसंद करते हैं, आपकी किस तरफ तवज्जो है ज्यादा, आपका इंक्लिनेशन आपकी किधर है, वो आपका एप्टीट्यूड शो होता है। The resume typically provides background information to support your application letter. अब आप एप्लीकेशन लेटर जो होता है, जिसे हम कवर लेटर कहते हैं, उसमें आपने बेसिकली, in application letter you have opportunity to like you have an opportunity to speak, like you say something in words, in sentences, आप उसको कहते हो। लेकिन जो सीवी होता है या रेज्यूमे होता है, उसमें आप पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते, जिससे कि आपको, यानी कहने का मतलब ये है कि वट एवर यू हैव रिटन इन जॉब एप्लीकेशन, नाउ यू गेट अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट दैट बाय डिस्प्लेइंग योर स्किल्स, योर एक्सपीरियंस ऑन अ पेज विच इज अ रेज्यूमे। उस पर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट जैसे होती है वो आप देते हो। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि जॉब प्रोस्पेक्टिंग प्रीलिमिनरी स्टेप्स, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे मीनिंग, ये मैंने मीनिंग डाले हैं। इसका मतलब नहीं कि आप परेशान हो कि क्या आ गया बीच में। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है सर्चिंग, एंड प्रीलिमिनरी का मतलब है इनिशियल। जैसे होता है ना किसी चीज के प्रीलिमिनरी स्टेप्स होते हैं, आप उनके शुरू के स्टेप्स क्या लेंगे, प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, तो आप इसको लाइक यू यूज दिस टर्म। और इस तरह प्रोस्पेक्टिंग, सर्चिंग, इसके नीचे लिखा है जी आप इस स्टेप्स में क्या करोगे। उसके लिए सबसे पहला, इवैल्यूएट योर स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि जो आपको जॉब आई है आप बिल्कुल आंखें बंद करके चल पड़े। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी वो नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते हैं, या आपके अंदर जिस चीज की स्किल्स है। तो किसी भी जॉब को लेने से पहले, और इवन मैं ये कहूंगी कि जब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, जब आप कोई प्रोफेशनल स्टडीज के लिए जाते हैं,
तो यू शुड कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्किल्स, योर एप्टीट्यूड, योर टेम्परामेंट और व्हाट यू लाइक एक्चुअली। ये सारा कुछ आपको ध्यान करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी जॉब लेने जा रही हो तो आप जॉब तलाश करो कि कौन सी लेनी है। सबसे पहले आप अपनी स्किल्स को इवेलुएट करेंगे। अब स्किल्स को इवेलुएट करने का मतलब क्या है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस यू प्लान केयरफुली यू कुड वेल बी अनदर फ्रस्ट्रेटेड वर्कर डूइंग अ जॉब यू डोंट एंजॉय। यानी अगर आप ऐसा काम ले लें जो आप एंजॉय ना कर सकते हो, आपके मुताबिक ना हो, आप कुछ चीजों को डिसलाइक करते हो, कर रहे हो, तो आप एक फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय होंगे। वो कैसे? इसकी एक मिसाल आपको मैं देती हूँ। एक पर्सन जो है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है कस्टमर डीलिंग पे। आप कस्टमर्स या लोगों को देखकर घबरा जाते हो। आप ज्यादा बोलना नहीं पसंद करते। यू आर लाइक सेल्फ पोजेस्ड टाइप ऑफ पर्सन। ऐसे पर्सन को ये मैं नहीं कहती इट इज गुड। आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा अपनी जो अपने गिर्द आपने कवर चढ़ा के रखा है उससे बाहर निकले। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसा पर्सन है that you don't like all the time because you cannot talk in a way कि किसी को थोड़ा सा फनी तरीके से, कोई विट्टी तरीके से बात करना नहीं कर सकते, तो आप ऐसी जॉब नहीं लेंगे। आप फ्रंट डेस्क जॉब नहीं लेंगे जिसमें कि इस तरह आपको डील करना पड़े, या आपको बात ना बनानी आती हो ज्यादा, तो आप बहुत ही ब्लंट हो, तो फिर उसमें इम्प्रूव तो अपने आप को करो, लेकिन ऐसी जॉब आपके लिए ठीक नहीं है। फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, एक तो आप कर नहीं पाओगे, थक जाओगे, और दूसरी बात ये क्योंकि जो चीज आपकी पसंद की होती है वो आपको कभी नहीं थकाती, ठीक है, और जो चीज आपकी पसंद की नहीं होती वो आप फौरन थक जाते हैं। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान करना है। अब यहाँ पे लिखे हुए 3 क्वेश्चंस आस्क योरसेल्फ। अब जरा ये तीनों क्वेश्चन देखिए कि क्या कहते हैं। जी, पहला, आपने क्या कॉलेज में सीखा, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, क्या स्पेसिफिक स्किल्स आई एक्वायर्ड, मैंने हासिल की। क्या मैंने कंप्यूटर सीखा, क्या मैंने कुछ सॉफ्टवेयर मुझे आता है, पे काम करना आता है, या मैं कोई इनोवेटिव काम करता हूँ, या मैंने टीम वर्क सीखा है, लीडरशिप सीखी है, क्या सीखा आपने। तो वहां पर आपके पास क्या स्किल्स है, या किसी भी चीज की एक्सपर्टीज आपके पास है। दूसरा है पार्ट टाइम, अगर आपने कोई जॉब की या फुल टाइम, उसमें भी ये उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं या उनका कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। और तीसरा ये है कि हॉबीज और इंटरेस्ट आपके क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। ये चीज आपको रिफ्लेक्ट भी करती है। अब मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल इस पे देती हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि हॉबीज और इंटरेस्ट जो है वो सीवी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप, और स्पेशली पता कब होनी चाहिए, जब आप अभी एंटर हो रहे हो, एंट्री लेवल है आपका, या आपकी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। जब आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो मैं कभी भी नहीं लिखूंगी, मेरे सीवी में फनी लगेगा कि मैं अगर अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट लिखूं, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। आई डोंट नीड टू बी लाइक पोर्ट्रेइंग माई सेल्फ इन अ वे कि मैं अपने आप को सेल ऑन द बेसिस ऑफ माई हॉबीज और इंटरेस्ट करने लगी हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आगे देखिए, लिखा हुआ है ओमिट नो स्किल यू माइट हैव। ओमिट, जो आपकी स्किल नहीं है उसको आप ओमिट कर दें, ओमिट मीन निकाल दें। नो मैटर हाउ लिटिल इट अपेयर्स टू रिलेट टू द जॉब यू वांट, चाहे वो कितनी ही रिलेटेड क्यों ना हो, जब आपके अंदर नहीं है तो नहीं है। आप ज्यादा बातें इस तरह नहीं कर सकते, कस्टमर डील नहीं कर सकते, तो आपके पास ये नहीं है स्किल, तो आप अपने आप को बिल्कुल, चाहे वो कितनी ही जॉब रिलेट कर रही हो, कोशिश करनी चाहिए। ऐसा भी बाज़ हो जाता है, मजबूरी होती है, जॉब आप करनी पड़ जाती है, आपको इकोनॉमिकली आपको थोड़ा सा आप बॉदर हुए होते हैं, यू वांट टू डू दैट, ऐसा हो सकता है। तो उस सूरत हाल में फिर ये है कि अपने आप को एडजस्ट करना सीखो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अपनी आपकी स्किल्स देख ली, अब अपना एप्टीट्यूड देखिए। एप्टीट्यूड में व्हाट डू आई एंजॉय डूइंग, व्हाट कोर्स हैव आई एंजॉयड, मैंने, डू आई हैव अ टैलेंट फॉर लीडरशिप है, या मैं
कर सकता हूँ इसको, क्या मैं ग्रुप्स में कंफर्टेबल हूँ, मैं एनालिसिस अच्छा कर सकता हूँ, क्या मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, सेल्फ मोटिवेटेड होना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एक पर्सन खुद से प्रोवोक्ड होता है, खुद से काम कर लेता है, ठीक है ना? और सेल्फ मोटिवेटेड है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि आपको पुश करना पड़ता है। आप बैठे रहते हैं, आप में से अब आप एक चीज नोटिस करें सारे जो मुझे सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग होंगे जो अपना काम पहले पूरा फिनिश करते हैं? कुछ ऐसे भी होते हैं इनको खाने का भी होश नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं। दूसरे ये होते हैं कि हाँ नहीं, पहले खाना वाना मैं खा लूं, उसके बाद आई कैन डू, मैं मुझे पता है मैंने काम करना, मैं कर लूंगा या कर लूंगी। और कुछ लोग होते हैं, माय गुडनेस, उनको जब तक झंझोड़ा ना जाए, उठा कर ना बिठाया जाए, वो काम नहीं करते। तो अब आपने ये चीज भी देखनी है कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ कि नहीं, या मुझे लोग बहुत ही पुश करते हैं तो मैं काम करता हूँ, लेकिन ये कोई अच्छी आदत नहीं है, इसको ठीक कर लेना चाहिए। ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं, बस आप ये समझ लें कि आपको कोई अगर रिलेटेड इससे सवाल आ गए तो आप जवाब दे सकेंगे। लेकिन ये कुछ चीज़ें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। बाकी चीज़ें जो हैं वो हाइलाइट कर दी है रेड कलर में। उससे मैं आपको एक्सक्यूज़ मी जस्ट अ मोमेंट, एक मुझे अ, एक जी, आई एम सॉरी। जी, हम कह रहे थे कि सेल्फ मोटिवेटेड हूँ कि नहीं, फिर मुझे क्या बोलना आता है, इंग्लिश में ठीक हूँ, तो ऐसी लैंग्वेज लो, ऐसे लोगों को लो, जिससे तुम्हें कंफर्टेबली बोल सकते हो। जैसे मैंने अभी आपसे कहा फ्रंट डेस्क जॉब है, शुरू की आपकी जॉब है, तो अंग्रेज़ी थोड़ी ठीक होनी चाहिए ना। एक कोई कस्टमर या कोई पर्सन आ जाता है, वो सारी अंग्रेज़ी में बात करता है, तो आपकी अंग्रेज़ी अगर फारिग हो गई, पैदल हो गई, तो क्या करेंगे आप? इसलिए अंग्रेजी में एक्सपर्ट होना थोड़ा ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा ये कि नहीं है अगर, तो आपकी मदर टंग है, तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि वेदर यू कैन स्टैंड दैट जॉब और नॉट, कर सकते हो उसको कि नहीं कर सकते। उसके बाद उसके बाद ये लिखा हुआ है कैन रीड द विद कॉम्प्रिहेंशन, मैं समझ सकता हूँ, फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, दूसरों को अपने आइडियाज़ दे सकता हूँ, उनकी रिस्पॉन्ड दे सकता हूँ। अच्छा, ये जो जॉब जो 4 आगे पॉइंट्स मैंने पढ़े हैं ना, इसका मतलब पता क्या है? ये वो लोग जॉब कर सकते हैं, भला किस चीज़ की? जो कॉल सेंटर जॉब्स होती हैं। कॉल सेंटर में अगर आप कहें कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप जॉब नहीं कर सकती, मोस्ट लाइकली, मुझे तो ये अंदाज़ा है। बिकॉज़ वहाँ पर तो आपको अक्सर, अगर ऐसी कंपनी है जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वहाँ पर आपने क्या करना होता है, यू हैव टू टॉक टू पीपल इन दैट वे कि जी, बाहर के लोग होते हैं, उनको कोई ना कोई आपने, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्ज़ाम्पल दी थी ऑफशोर कंपनीज़ में, यानी आप वहाँ पर होते हो, ऑफशोर कंपनी सुनिए, ऑफशोर हेल्प डेस्क होते थे, वहाँ पर आप काम कर रहे होते हो, तो जो आप किसी और कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री से आपको कॉल आती है तो आप जवाब दे सकें। जी, इसके बाद है इवैल्यूएट योर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस, उसको देखें। और उसके बाद लिखा है इसमें कि क्या मैं किस तरह का काम पसंद करता हूँ। मसलन ये बुलेट पहली, डू आई प्रेफर वर्किंग विद डेटा, पीपल और थिंग, इन तीनों में से किन के साथ कंफर्टेबल हूँ। मिसाल के तौर पर लोग कैलकुलेशन बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहते हैं मैं इतना नहीं काम कर सकता, तो उनके लिए अकाउंटेंट्स की जॉब बिल्कुल ठीक नहीं है, ना ही प्रोफेशन ठीक है। अगर आपके अंदर पीपल स्किल्स है, या आप चीज़ों के साथ, यानी आप कोई भी फिज़िकल काम कर सकती हैं, तो वो आप देख लेंगे। उसके बाद है अपने आप को हमेशा, जॉब जब आपने करनी हो या कोई भी आपने अ, पढ़ाई लेनी है, आगे पढ़ना है, तो आपको देखना चाहिए कि मैं आज से 5 साल और उससे अगले 5 साल यानी 10 साल कहाँ पे हूँगा? मैं क्या कर रहा हूँगा, क्या कर रही होंगी? वो चीज़ आपको सोचनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात होती है, बहुत इम्पोर्टेंट। अब फिर मुझे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि अज़ान शुरू हो गई है, बस ये एक अज़ान बहुत करीब से आवाज़ आती है इसकी। तो ये आप
आप होते तो इसको रीड कर लो। जी। अ, फिर यहाँ पर आप नोटिस करें, यहाँ तक ये है कि अगर तो आपको ऐसी जॉब मिले जो आपके बिल्कुल इंटरेस्ट की हो, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करते हो। यहाँ तक कि आपको ट्रैवल चाहिए ज़्यादा, आपको पैसे पे ज़्यादा चाहिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। कुछ लोग होते हैं, उसमें उनकी मोटिवेशन जो है वो इतना पैसा नहीं होती जितना कि वो कम्फर्ट को प्रेफ़र करते हैं। तो डिफ़रेंट तरह के लोग जो हैं वो डिफ़रेंट काम करना चाहते हैं। और उसके बाद है कि आप बड़ी कंपनी में अगर जाएँ, कुछ लोग बड़ी कंपनी में काम नहीं पसंद करते। वो क्या वजह है? वो कहते हैं कि इंसान जो है वो एक नंबर बन के रह जाता है, एक डिजिट बन के रह जाता है इतनी बड़ी कंपनी में। अगर कोई छोटी कंपनी में आप काम करिए तो आपका जो टैलेंट है, वो ज़्यादा इमर्ज होता है, लोगों को ज़्यादा रिकॉग्निशन हो जाती है इस चीज़ की, ठीक है? और इसी तरह मशीनों के साथ या लोगों के साथ काम करना, ये सारा कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपको जॉब मार्केट जो है वो देखनी है कि जी जॉब मार्केट क्या है, और उसमें उसके लिए आपको तरीका ही लिखा है इसके अंदर कि आप कुछ ऑक्यूपेशन हैंडबुक्स हैं जो कि आजकल आपको इंटरनेट पे सब मिल जाता है। और इसके अलावा न्यूज़लेटर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा पता क्या होता है? जब वन्स आप अपनी जॉब कर रहे हो, यानी की तरफ जा रही हैं, आपकी स्टडीज़ खत्म हो रही हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अच्छे लिंक्स बना के रखें। लोगों से मेल-जोल बढ़ाएँ, लोगों से मिलें, ठीक है? क्योंकि जब जितने आपके कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा होंगे, ये बात नहीं कि हम हमेशा रेफ़रेंस की तलाश में रहते हैं कि मेरी सिफ़ारिश होगी, तो मैं जॉब अच्छी मिल जाएगी, या अक्सर फैमिलीज़ में कहने में आता है, "जी, इसके मामू यहाँ काम करते हैं, इसके चाचू यहाँ लगे हुए हैं।" तो ज़रूरी नहीं होता, अब जिन लोगों के मामू या चाचू नहीं लगे, तो वो क्या करें? वो जॉबलेस रहे सारी उम्र। तो करना ये है कि आपको फिर भी कॉन्टैक्ट्स बना के रखें लोगों के साथ। और मैंने आपको पहले भी एक मशवरा दिया था सबको कि लिंक्डइन पर अपना जो है एक बना छोड़ें अकाउंट, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपको ऑनलाइन, आपकी विज़िबिलिटी जो है यानी इंटरनेट पे सोशल जिसे कहते हैं ना साइट्स के ऊपर आपकी विज़िबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आप ये इस तरह करें, और अपनी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, उसको जॉब्स के साथ करके रखें रिलेट, और देखें जैसे ही आपको कोई ऐसी जॉब मिलती है, जिस पे आप जो है कंफर्टेबल हो जाते हो। लेकिन आपको मैं एक और जो असल ज़िंदगी की कहानी है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे एक जानने वाले हैं, वो बाहर कंट्री में किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री में थे, बहुत अच्छी जॉब पे थे, बहुत अच्छी जॉब पे थे। लेकिन और ठीक-ठाक उन्होंने पैसा-वैसा भी इकट्ठा कर लिया, उन्होंने पाकिस्तान में घर भी बना लिया, कुछ उनके पास अच्छा बैलेंस भी था। लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही था कि मुझे जब मौका मिले, मैंने चले जाना वापस पाकिस्तान, और मैंने वहाँ जाके ना अपना बिज़नेस करना है। अब ये आइडिया भी बहुत अच्छा आइडिया होता है। रिस्क बहुत है, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है। जब आपके पास इतना हो कि आप इसको यानी रिस्क लें और विथस्टैंड कर सकें, तो दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। और बाद में जब मैंने थोड़ा एनालिसिस किया उस पर्सन का, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो पर्सन जो है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स हैं।
और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में खुश है कि लाइक एक बॉसी किस्म की होती है ना आपकी पर्सनैलिटी, यू वांट टू बी अ बॉस, यू वांट टू हैव सबऑर्डिनेट्स। ऐसे में वो बंदा जब किसी और सबऑर्डिनेट के नीचे काम करता है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, वो खुश नहीं रहता, चाहे वो कितना पैसा कमा रहा है, सुकून की ज़िंदगी है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो इसलिए हमें ये अपने आप को देखना है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारे कहेंगे कि हम तो पढ़ रहे हैं अभी, पढ़ें आप बिल्कुल, ज़बरदस्त। और इसके अलावा और ऐसा भी नहीं होता कि वो मैं जैसे जिनके बारे में आपको बता रही हूँ, उन्होंने भी तो पहले इतना पढ़ाई की है, जॉब भी की है, फिर उनके पास इतनी एबिलिटी हुई कि वो काम कर सके। तो इस तरह ही इंसान जो है, लेकिन इंसान को अपना पता चल जाता है कि मैं किस तरह की जॉब जो है वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके मुताबिक उसको करना चाहिए, रियलिस्टिक रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट लिखा है, बी रियलिस्टिक। और इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे फीमेल के बारे में। अब फीमेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फीमेल जो है, इफ वर्किंग जो लेडीज होती हैं, इफ दे आर स्टेइंग बैक इन ऑफिसेज 9 to 5 जॉब, बहुत सारी दुनिया कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब उन्होंने घर को भी बिल्कुल बैलेंस किया हुआ है। और कुछ लोग हैं वो कर नहीं पाते, बैलेंस नहीं कर पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का, देसी मुल्क है हमारा, देसी मुल्क का रिवाज ये भी है कि लोग जो हैं वो इर्द गिर्द की फैमिली जो होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा हर्डल्स क्रिएट करती है, अक्सर अक्सर। मैं इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं करी, लेकिन एक फैक्ट है ये, और रियलाइज नहीं करी होती, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है ख़वातीन के काम को। लेकिन एक बात आप नोटिस करो, 9 टू 5 जॉब है अगर ऑफ़िस की, वो भी एक जॉब है। लेकिन जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो ख़वातीन डॉक्टर हैं, वो भी तो सारा-सारा वक़्त काम करती हैं ना। तो उसके लिए थोड़ी-सी हमारे मुआशरे में ना एक्सेप्टेंस है कि सुबह से लेकर अगर शाम तक एक डॉक्टर बिज़ी है, तो उसको थोड़ा-सा किया जाता है, नर्स है, उसको भी कंसिडर किया जाता है। लेकिन बाकी अगर कोई जॉब्स कर रहे हैं ऑफ़िस में, तो ज़रा ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। ये नहीं मैं कहती कि हर एक को आती हैं, लेकिन कुछ आती हैं जो कि मैंने इर्द-गिर्द लोगों को ऑब्ज़र्व किया है। अब बाकी ये सारी बातें आपकी हो गई कि अपने आप को आप देखें। अब आ जाते हैं कि गुड रिज़्यूमे जो है, उसके कैरेक्टरिस्टिक जो आपको आपको यहाँ पेपर में आने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं यहाँ पर, वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लेटेस्ट कैलकुलेशन बताई है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट, कि अभी देखा गया है कि एक रूल है कि आप अपनी जो है इतना अच्छा लिखें अपना जो सीवी है, रिज़्यूमे, कि वो लोगों की अटेंशन को अरेस्ट कर ले। यहाँ पहली लाइन में लिखा है, ऑल्दो नो सेट रूल्स एग्जिस्ट फॉर रेज्यूमे लेंथ, ट्राई टू लिमिट इट वन पेज। यानी कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये 1 पेज का हो, 2 का हो, 4 का हो, लेकिन आप क्या करेंगे, आप 1 पेज का रेज्यूमे बनाएंगे जब आप बिल्कुल ही अभी क्या है, एंट्री लेवल है आपका। और today's recruiter skim resume for an average of 7.4 सेकेंड। एवरेज निकाली गई, जगह जगह रिसर्च की गई, और देखा गया कि एक रेज्यूमे जो है वो 7.4 सेकेंड के लिए एक रिक्रूटर, एक बॉस उसको पढ़ता है। और इसलिए ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम रह गया है, ठीक है? हमारी अटेंशन स्पैन बहुत ही कम है, और हम जल्दी से चीज़ों को जो है वो करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें अट्रैक्टिव अगर कोई रेज़्यूमे होगा, तो वो पढ़ेगा, अगर 1 से 2 में गलतियाँ निकल आईं या कोई बहुत ही बुरा उसका अपीयरेंस हुई, तो आपका रिक्रूटर उसको सिंपली, जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, ट्रैश कर देना, यानी डस्टबिन में फेंक देना, वो डस्टबिन में चला जाएगा, ये साइड पे फेंक देगा, जो कि नहीं इस्तेमाल में आता। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आपको मैं ये दे रही हूँ, वो है आपके रेज़्यूमे में क्या होना चाहिए। आपका नाम और पता। नाम और पता का मतलब क्या होता है? इट्स अ समथिंग, इट्स द इन्फॉर्मेशन व्हिच टेल्स द रिक्रूटर हू यू आर एंड हाउ टू रीच यू। तुम कौन हो और तुम तक मैं कैसे पहुँचूँ? तो तुम तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना है? आपको टेलीफ़ोन सबसे पहले हमने देना होता है। एड्रेस से मुराद यहाँ पे सबसे पहले नेम, आप समझ लें कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर एड्रेस। फिर आपने करियर ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। अब ये नीचे रेड मैंने एरिया कर दिया है, आपकी मर्ज़ी होगी इसको पढ़ लेना, मैं ज़ुबानी थोड़ा-सा बता रही हूँ। ये आपको इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको पेपर में ये इसमें से सब कुछ आएगा, लेकिन आप रीड चलो कर लें, क्योंकि ये आईसीएमए की जो बुक है उसमें ये सारा रेड वाला पार्ट और सारा ये लिखा हुआ है। आप अगर चाहें तो इसको रीड कर लें।
करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ये आपके करियर की स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में आपने बताना है कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हो और ज़्यादा आपका जो इंटरेस्ट किस तरफ है, तो आप ये लिख देते हैं। लेकिन अगर आपकी कुछ लोग करियर ऑब्जेक्टिव लफ्ज़ नहीं लिखते, खाली ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, वो भी ठीक है। क्योंकि अभी आपका सिर्फ़ एंटर आप हो रहे हो, अगर सपोज़ एक जॉब है, अभी आप इंटर्नी की पोज़ीशन पे जाते हो, ठीक है? आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो, वहाँ पर आपका करियर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, आप सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव लिखोगे। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप ऐसी जॉब करना चाह रहे हो जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिले, उस पर्टिकुलर फील्ड में जो आपने फ्यूचर में आगे जाके लेना है। उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड आप देते हो, क्रोनोलॉजिकल रिवर्स ऑर्डर में, ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है कि उल्टे आप सबसे पहले तो आपने ज़ाहिर-सी बात है क्लास 5 अगर पढ़ी है या मैट्रिक किया है, सबसे पहले किया है, लेकिन उसे आप सबसे एंड में लिखेंगे। क्लास 5 तक नहीं लिखना, आप मैट्रिक तक बस जाएँ, इससे ज़्यादा नहीं लिखना आपने, ठीक है? और आप स्कूल अगर आपका यू वांट टू हाइलाइट अ स्कूल कि आपने बड़ा स्कूलिंग आपकी अच्छी है, तो यू कैन मेंशन दैट, आप वो करें। और ज़्यादातर करना ही होता है, आप ज़रूरी होता है करना। इसके बाद है और एक और बात है एजुकेशन में, अगर आपके ग्रेड्स समझ रहे हैं कि वो इतने नहीं ठीक या मिक्स आए हुए हैं या आपकी मार्क्स ज़रा अपीलिंग लग रहे हैं तो मार्क्स लिख दो और अगर दोनों ना भी लिखो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरव्यू के वक़्त उसके पूछना होगा तो पूछ लेगा, नहीं तो छोड़ सकता है। इसके बाद अगर वर्क एक्सपीरियंस आपका है तो लिखो, नहीं है तो फिर आप छोड़ देंगे वो। उसके बाद पर्सनल डेटा क्या होता है जिसमें आप अपना यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हो। जैसे कुछ लोग लिखते हैं कि आपका रिलिजन क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हो कि नहीं हो, या कुछ लोग अपने फादर का नाम, उनका डेज़िग्नेशन लिखते हैं। इस तरह करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट, आपने कोई अवार्ड्स, आपकी कोई स्पेशल स्किल्स हैं, आप उसको हाइलाइट करेंगे और अगर आपके कोई रेफरेंसेस हैं, तो आपने रेफरेंसेस उनके नाम और उनके एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह या उनका सिर्फ़ आप ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, डेज़िग्नेशन दे दें, बस इतना ही काफ़ी होगा। इसके बाद आपको ये जो एरिया रेड किया हुआ है, मैंने आपसे कहा था, आप पढ़ लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर जो चीज़ अब हम देखने जा रहे हैं, वो क्या है? अच्छा, इसमें मैंने सारा कुछ एक्चुअली ठीक करके लिखा हुआ है कि आपने जब कंपनी का नाम लिखना हो, कि आपने क्या काम किया है, किस तरह से किया हुआ है, ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एक मिसाल देती हूँ कि आपने यहाँ पर एक 2018 से आपने एम्प्लॉयमेंट डेट किस तरह लिख रहे हो, 2018 टू प्रेज़ेंट, यानी अभी चीफ अकाउंटेंट की पोज़ीशन में लगे हुए हो, एबीसी लिमिटेड आपकी कंपनी है, आगे उसका एड्रेस लिखोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके नीचे लिखकर, उसके नीचे यहाँ बुलेट पॉइंट्स में मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स एंड पेरोल, आप ये लिख सकते हो इस तरह बुलेट पॉइंट्स के साथ, ठीक है? लेकिन मैं कल आपको सीरीज़ दिखाऊँगी, तो आप उसमें अंदाज़ा आपको हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको ये रेफ़रेंस सारा लिख दिया मैंने। अब जो लास्ट चीज़ है, जो आपने भी समझनी है, वो है, जो इसका ज़िक्र मैंने थोड़ा-सा पहले किया हुआ है, वो है कि ये आपको लाज़मी पेपर में आएगा। ये मैंने पहले आपको 2 तरह के सीवीज़ बताए हुए हैं। 2 तरह के जो रेज़्यूमे या सीवी, लोग ज़्यादातर एक ही मतलब लेते हैं। 2 तरह के आपको बताए थे, वो मैंने सीए की बुक से आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपके नोट्स में है कहीं पे, आप चेक कर लेना। ये मैं आपको आईसीएमए की बुक से दे रही हूँ, ताकि इसमें एक टाइप का रेज़्यूमे मिसिंग था सीए में, ये यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो आपने तीनों सीवीज़ की टाइप, रेज़्यूमे की टाइप को ना याद रखना है, कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है, ये मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको बता देती हूँ। क्रोनोलॉजिकल रेज़्यूमे, जैसे मैंने आपको लफ्ज़ बार-बार क्रोनोलॉजिकल यूज़ करती हूँ। क्रोनोलॉजी का मतलब है टाइम वाइज़, डेट वाइज़। आपने डेट वाइज़ लिखना है, इसमें लिखा है लिस्ट वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डिस्क्राइब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स आप एसोसिएटेड विद ईच जॉब और एजुकेशन एक्सपीरियंस इसमें बताया जाता है। किस वक़्त यूज़ करोगे कि आपका लास्ट एम्प्लॉयर बहुत वेल नोन है और आप अपने करियर पाथ में आगे जाना चाह रहे हो उसी तरह। फिर है यहाँ पर कि आपकी जॉब हिस्ट्री शो करती है आपकी प्रोग्रेस। आपने उसी फील्ड में आगे प्रोग्रेस की है और
आप इसके अलावा आप अपनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप इस अप्लाई करने जा रहे हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही समझ लें कि दैट्स वेरी फेवरेबल फॉर यू। इसके बाद है यू हैव चेंज द जॉब फ्रीक्वेंटली। जब यूज नहीं करनी, यूज तब नहीं करनी जब आपने जॉब को फ्रीक्वेंटली चेंज किया है। फिर क्रोनोलॉजिकल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और या अपना करियर बार बार चेंज कर रहे हो, करियर गोल चेंज कर रहे हो। पहले तुम कुछ और जॉब कर रहे थे, तुम सेटिस्फाइड नहीं थे, हो सकता है जो तुमने पहले जॉब ली थी वो मजबूरी में ले ली थी, और अब तुम हमारी पढ़ाई की कैफियत या तुम्हारी एक्सपीरियंस की कैफियत ऐसी हो गई है कि बेहतर जॉब पे जा सकते हो, तो आपने अपनी दूस करियर को चेंज कर लिया। उसके बाद यू हैव नॉट प्रोग्रेस्ड इन योर करियर, या करियर की ग्रोथ नहीं हो सकी। फिर आप जब ग्रोथ नहीं हो सकी तो फिर क्रोनोलॉजिकल क्यों लोगे, सारी बात है, ठीक है। और या फिर आप वेरी फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो, तो इस सूरत हाल में आप ये करेंगे जी। तो दिस इज देयर जी। बुशरा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। ओके, चलिए मैं आपके क्वेश्चन जो है अगर हैं तो मैं एंड में देखती हूँ। तो आपका ये आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमने एमसीक्यूज करने हैं वो बहुत क्वालिटी के हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 30 में से आज 30 ले लेने चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे जो हैं वो आपको आते होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आ जाते हैं फंक्शनल के ऊपर। लिस्ट फंक्शनल एक्सपीरियंस सेपरेटली फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अगर आपने और इसको जब पढ़ रहे हो और दूसरे नोट्स में, इस वक्त मैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि आपके नोट्स का नंबर क्या था जो आपको सेट भेजे में, उसमें फंक्शनल मैंने दिया हुआ है, तो वहां पर भी इसको मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे लिखा है कि सेपरेटली फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री से आप फंक्शनल में आप बताते हो, अपनी स्किल्स को हाईलाइट करते हो, ठीक है। फंक्शनल में अपनी स्किल्स को हाईलाइट करते हो। यहाँ पर अपनी कैपेबिलिटीज को एम्फेसाइज करना है, जो रिसेंट जॉब अभी थी उसमें इस्तेमाल नहीं हुई थी लेकिन तुम इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप फंक्शन लिखोगे। आप अपना करियर चेंज कर रहे हो, नंबर 2 है ये हम पढ़ रहे हैं व्हेन टू यूज। अब आप जॉब मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहे हो या री एंटर हो रहे हो आफ्टर एन एब्सेंस, या आपने करियर प्रोग्रेशन जो है वो किसी जगह वजह से आपकी डिसअपॉइंटिंग थी, आपने जो भी करियर ग्रोथ की है वो इतनी रिमार्केबल नहीं थी, ठीक है। और कुछ ऐसी वैरायटी ऑफ जॉब्स की हैं जो अनरिलेटेड हैं, अभी जो काम करने जा रहे हो उससे रिलेटेड नहीं है लेकिन तुमने की हुई है। मिसाल के तौर पर अगर तुमने टीचिंग की हुई है, तो एक अकाउंटेंट की पोजीशन पे जाने के लिए टीचिंग की क्या मैच है, नहीं है ना। तो वहां पर फिर भी आपको दिखाना है कि जी मैंने टीचिंग जो है की हुई है, तो आप उसको दिखाते हो। और हमेशा हम बाजुकात एक जो लिखते हैं ना, वो एक कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ लिखते हैं, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ लिखते हैं। तो मैं आपको ये जो है सीरीज दिखाऊंगी, आप देखिएगा किस तरह से करनी है। और when not to use, you want to emphasize your career progress. You have performed a limited number of functions. Your most recent employers are well known and prestigious हैं. You are applying to a traditional organization. यहाँ पर वो कहता है कि आपने when not to use करने वाली बात है। वही बात हो गई कि जो चीज आपने पहले वाले में यूज में थी अब यूज में नहीं है, when to use and when not to use। अब तीसरा टाइप जो कि सीए की बुक में नहीं था, उसमें था नहीं था टारगेटेड। टारगेटेड मीन लिस्ट कैपेबिलिटीज एंड अकम्पलिशमेंट pertaining to specific job, briefly list work experience in a separate section। कि आपने जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको फोकस करके चलेंगे, ठीक है। यू शुड बी क्लियर अबाउट टारगेट जॉब। आपके करियर ऑब्जेक्टिव जो है सेवरल करियर ऑब्जेक्टिव, लेकिन एक बात याद रखिएगा इसके लिए, बाजुकत ऐसा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव सेवरल करियर ऑब्जेक्टिव्स एंड वांट अ सेपरेट रेज्यूमे फॉर ईच। आप कहेंगे ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। मिसाल के तौर पर मैं फिर चले एक डॉक्टर की एग्जांपल ले लेती हूँ। एक डॉक्टर है जो मेडिसिन में एक्सपर्ट है, ठीक है। आप जाते हैं, दवाई लिख के देते हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, सर्जरी नहीं करते, तो मेडिसिन से है। नंबर 2 ये है कि वो टीच करते हैं, साथ साथ प्रोफेसर भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दो उनके पास हो गए काम करने की, दो तरह की डायमेंशन आ गई। तीसरी डायमेंशन ये हो सकती है कि वो एक क्लिनिक की पूरी मैनेजमेंट भी संभाले हुए हैं। ही इज द लाइक मैनेजर ऑन एनी हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल है, तो यूनिट है, इसमें काम कर रहे हैं। तो आप अब नोट करें
कि उसके पास तीनों तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर वो टारगेटेड अपना सीवी बनाएंगे, अगर उन्होंने पढ़ाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा हाईलाइट करेंगे अपनी टीचिंग एक्सपर्टीज को, कितने साल से पढ़ा रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और कौन से प्रॉफ को पढ़ा रहे हैं, वो आपको यानी लिखेंगे। और अगर कोई मेडिसिन या एज अ डॉक्टर जॉब है तो वो उसको हाईलाइट करेंगे और साथ सपोर्टिंग लिखेंगे कि वो पढ़ाते भी हैं। ठीक हो गया ना। और इसी तरह अगर वो मैनेजमेंट की जॉब भी है तो मैनेजमेंट को फोकस करके चलेंगे। तो यहाँ पर ये 3 फर्क है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बात हो गई। अभी ओके, कोई बात नहीं, मिस्टेकनली आपका हाथ रेज हो गया, कोई बच्चे स्टूडेंट कह रही है। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब हम यहाँ से क्या लेके गए हैं आज, छोटी थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझाने वाली हुई हैं। जॉब मार्केट सर्च करनी है, अपने मैच करना है अगर कोई सवाल ऐसा आ गया, क्योंकि सारा जो पार्ट मैंने आपको सिखाया है वो आईसीएमए की नोट्स जो बुक है उसके अंदर से है। तो मैंने आपको गो थ्रू करा लिया, इससे मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि कोई एरिया ऐसा नहीं रह गया जो हमने कवर ना किया। और फिर 3 टाइप के रेज्यूमे, व्हेन टू यूज, व्हेन नॉट टू यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और तीनों रेज्यूमे करते क्या है, और 2 रेज्यूमे की टाइप्स आप अभी नोट कर लो अपनी कॉपी में कहीं पे, कि आपको जब ये नोट्स मिल जाते हैं तो आपने साथ ही सीए का जो आपको नोट्स भेजे पहले उसमें सीए की बुक से हैं, और अगर आपके पास सीए की बुक है ही तो आप सीधा जाकर उस चैप्टर में चेक कर लें। आई बिलीव कि ये 7th शायद चैप्टर वहां पे होगा, उसमें ये दिया हुआ है, दोनों तरह की सीवीज की टाइप्स दी हुई है। तो इस तरह आप वहां करोगे। अब हमारा इस वक्त जो टाइम है ना, अब 8 to 4 है इस वक्त टाइम। ठीक है ना, ये तो आपको आता है ना घड़ी का टाइम बताना। अगर जैसे 4 बजने में 8 मिनट है तो मैं कहूंगी इट इज 8 to 4, TO2 4। और अगर अगर 4 बज के 8 मिनट हो चुके हैं तो हम कहेंगे 8 पास्ट, PAST, पास्ट 4। सही है ना। ज्यादातर आप कहेंगे कि क्या बच्चों वाली चीज मुझे सिखा रहे हैं, सिर्फ देख रही हूँ कि आता ही होगा आप लोगों को। इसी तरह अगर आपके आधा घंटा हो गया है तो आप हाफ पास्ट 4 कह दोगे, 4:30 हो गए हैं। ठीक है। और इसी तरह आपका अगर 4:15 हो गए हैं तो यू से क्वार्टर पास्ट 4, और Quarter to 4 भी कह सकते हैं, 3:45 को। तो इस तरह से आप अपनी घड़ी जो है उसको बताते हैं। और अगर आपकी घड़ी जो है खराब हो गई और वो टाइम ज्यादा बता रही है तो आप कहते हैं माई वॉच इज गेनिंग टाइम। ठीक है, गेनिंग, गेन कर रही है, जैसे कि इंसान वेट गेन करता है ना, बिल्कुल ऐसे। और अगर लूज कर रही है यानी घड़ी पीछे जा रही है तो आप कहते हैं माई वॉच इज लूजिंग टाइम, टाइम जो है लूज कर रही है। तो ये आपको वैसे ही बात मैं, हालांकि हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस अपने एमसीक्यूज के लिए जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि स्विच करते हुए, चेंज करते हुए आपसे कोई बात कर लूं। अच्छा जी, अब हम क्या करने लगे हैं, आपको 30 सवाल आ गए हैं, होशियार हो जाओ, अपनी अपनी पेन पकड़ लो और खुद ही पढ़ोगे। कर लोगे तो मैं सारे आंसर आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आज मैंने नंबरिंग ठीक ही मेरी होगी, बिकॉज आपकी क्लास से अक्सर पहले, बिकॉज बहुत मेरे पास टाइम कम होता है, मैं इनको रीड करके तो मार्क कर लेती हूँ, तो नंबरिंग करती हूँ ताकि आपका टेस्ट जो है जब आप कर रहे हैं तो वो परफेक्ट हो जाए। तो पहले वाला सवाल आपके पास आ गया, क्लेम लेटर्स आर रिटन बाय। जरा देखिए कि पहले सवाल में क्या है। अच्छा जी, आंसर आने शुरू हो गए हैं। मुस्कान कह रही है 1C। कुछ तो आसान है। ठीक है, अभी देखते हैं, देखते हैं क्या बनता है आपके साथ। ठीक है, कुछ तो बहुत आसान है लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आती है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन 2 पे देखिए। जी, क्वेश्चन 2 के लिए भी आंसर आया है 2A। ठीक है, क्वेश्चन 3,
जी, आई थिंक हो गया। क्वेश्चन 4, ये बहुत आसान सवाल है। बहुत इजी, आई थिंक सबको आता है। क्वेश्चन 5, आई होप कि मेरी आगे करने की स्पीड ठीक है, पढ़ लेते हो आप। ठीक, डन। क्वेश्चन 5 भी हो गया। 5B, 3C, 1D, मैं सबके पढ़ रही हूँ। मुस्कान, अली असगर, बुशरा, ये सब लोग आंसर कर रहे हैं। ओके, 6D आंसर आ गया है और 5A आया है। ठीक है, देखते हैं। गुड। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हो चुका है और आपको लगता है कि आप आराम से पास कर लेंगे ये। जी, क्वेश्चन 7 भी हो गया। जी, क्वेश्चन 7 का बुशरा ने 7 का C लिखा है। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रही कि आपका ठीक है, अभी सारे इसको करते जाएं, फिर देखते हैं कि क्या आंसर है आपका, सही क्या है। जी, 8 नंबर, एंड 9 नंबर। जी, 9 एंड 10। जी, ठीक है, मैं देखती हूँ कि आपका 9B आ रहा है आंसर, अली असगर कह रहे हैं, और 8C बुशरा का, अली असगर का 10B है। ठीक हो गया, 10B हो गया आपका। 11 पे आ जाइए, एंड 12 पे, 11 एंड 12। जी, आपके आंसर ठीक आ रहे हैं ना, तो इसमें आप समझ लें कि आपको लेटर्स की सारी टाइप्स की समझ आ गई है। ठीक है, अली असगर एंड बुशरा दोनों ने 11D लिखा है, 10B है। अच्छा, 12, 13, अच्छा, नाइला रजाक और अली असगर, आपने 12D लिखा है। अच्छा जी, अब जरा 13 देखते हैं कि वो क्या आंसर है।
नाइला लिख रही है 13 का आंसर बी है। ठीक है, अच्छा। 14, इजी है, बहुत इजी है। 15, ओके। बुशरा 14 का सी लिख रही है। ओके, 16, ओके। अली असगर ने 15 का सी लिखा है और बुशरा ने 15 का ए लिखा है। अच्छा जी, अभी देखते हैं। जी 16 आपका हो गया। अच्छा जी, सी आप अली असगर ने इसका डी आंसर लिखा है 16 का। ओके, मूव ऑन टू 17। जी 17 आपने कर लिया। 18, 17 का आंसर ए कर रहे हैं आप, अली असगर। ओके, 18, ये जरा ध्यान से कीजिएगा। 18 क्वेश्चन। जी 18 का आंसर सी कह रहे हैं आप, नाइला रज़ाक का आंसर है। ओके, 19, जी 19 का आंसर, हाँ 18 सबका सी आंसर है, नाइला रज़ाक, अली असगर एंड बुशरा मुख्तार का। अब आप देखिए 19 का क्या आंसर है। ओके, और फिर 20 का। नाइनटीन एंड 20। 19 आई थिंक आप पढ़ चुके हैं, एंड 20। 19 का आपका आंसर है डी, बुशरा का। ओके, 20 का देखिए।
ओके, कर लिया आपने 20। अब 21st पे देखिए क्या है आंसर। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। ओके, शुड आई मूव टू 22nd? हो गया। आप 21 फर्स्ट कर लिया आपने। ओके, 21st का आंसर अली असगर का सी आंसर आ रहा है। ओके, 22 ध्यान से करें ये भी। जी, ध्यान से कीजिएगा, लॉजिकल इसको होकर सोचिए। अच्छा, इसका 21 का सी है, 22 का बी दे रहे हैं आप। अच्छा जी, देखते हैं। गुड, वेरी गुड एफर्ट। 23। आई थिंक ये इजी है, आपको जो यकीनन आता है ये क्वेश्चन। 23। ओके जी, 22nd का आंसर बी आपने दिया, और देखिए 23 का आंसर क्या है। जी, कर चुके होंगे आप इंशाल्लाह। 24th पे देखिए। ओके, बुशरा ने 23 का आंसर ए लगाया। ठीक है, आप देखिए 24। हम्म, ओके डन। 25th में देखिए जरा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन है ये। लाइक you read these 4 sentences here and the answers are A, B, C, D। नीचे आंसर्स हैं कि कॉम्बिनेशंस उसने बताए आपको कि ऊपर से जो लिखा है उसका कॉम्बिनेशन क्या है। जी, 23 का ए है बुशरा का, 24 का बी है आपका। ठीक है, 25th देखिए। ओके, 26th।
27th. (26B) मुस्कान का आंसर है। (27th) आपने कर लिया। 28th, यहाँ पर एक क्वेश्चन मिक्स हो गया है। बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया है, आप इसको कर लो। मैंने इसको सारे को हाईलाइट कर दिया है। (28) के बाद ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी नोट कर लो कि क्या इसका आंसर आपका आया। उसके बाद 29th, ओके, और लास्ट क्वेश्चन है ये 30th, ठीक है। जो एक क्वेश्चन बीच में आ गया वो शायद कट पेस्ट जब मैं करती हूँ तो अननोटिस्ड रह गया, उसको आप एक्स्ट्रा ले लो, कोई बात नहीं। तो 30 क्वेश्चन से आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी। जी, कर लिया आपने 30th क्वेश्चन, हो गया आपका 30th भी। ओके, 30th का आंसर मुस्कान का है डी। ओके, अभी मैं आपको बता देती हूँ सब कुछ, हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं साथ साथ। जी, अब आप ना जरा आंसर्स चेक कर लो, आप समझ लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज जस्ट लाइक अ बोनस है फिर आपके पास। पहला आपका क्वेश्चन था क्लेम लेटर्स आर रिटन बाय, आंसर है द कस्टमर्स टू सम कंपनी रिक्वेस्टिंग फॉर सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। और आपको क्लेम लेटर्स के बारे में ये भी बताया था, इन्हें आप कंप्लेंट लेटर भी कहते हो और इसे प्रॉब्लम लेटर भी कहते हो, ठीक है। तो ये आपने चीज जो है वो ज़हन में रखो। ओके, तो आई थिंक आप सबका ये आंसर ठीक हो गया, आपके पास लिस्ट है, आपने किया हुआ है। अच्छा, मुस्कान कह रही है कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट कि हमारा कितना सिलेबस रहता है। बिल्कुल थोड़ा सा ही, आपके कुछ टॉपिक्स सिलेबस रहते हैं और इसीलिए मैं आपको थोड़ा स्लो लेके इसलिए चल रही हूँ कि साथ साथ आपका रिवीजन साथ ही स्टार्ट कर दिया मैंने, ताकि वो सिलेबस की कुछ चीजें आपकी रह गई हैं वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। परेशान आप ना हो, मेन पार्ट हम काफी कर चुके हुए हैं। और लेकिन ये बात जरूरी है कि जब एमसीक्यूज वाला हम सिलेबस करते हैं, अगर हम उसे रिवाइज ना करें और एमसीक्यूज ना करें तो आप कभी भी उसको नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपके रिटर्न पेपर तो नहीं हो रहे ना, जो कि थ्योरी के जिस तरह पेपर होते हैं, तो आपको कभी भी इस तरह नहीं आता। तो इस तरह आपके साथ साथ रिवीजन भी है, जिन लोगों ने लेट एडमिशन लिया उनको भी फायदा हो जाता है इस तरह से। तो आपके थोड़े से टॉपिक्स हैं, केस स्टडी मेथड भी एक हमने करना है, अभी हमने ये शुरू की है, कॉरेस्पॉन्डेंस का जो काम है, और बाकी बहुत सारे अभी आपके एमसीक्यूज कुछ एरियाज के वो कराती रहूंगी आपको मैं इंशाल्लाह। तो आपके पास ये है जी, एडजस्टमेंट लेटर इज रिटन बाय द कंपनी अनाउंसिंग द एडजस्टमेंट ऑफ कस्टमर्स क्लेम, या कंप्लेंट उसको कर रहा है, ये आंसर है आपका।
और यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल है सी वाले में, द सप्लायर्स रिक्वेस्टिंग फॉर पेमेंट ऑफ सप्लाइड रॉ मटेरियल। आप सबको पता है रॉ मटेरियल क्या होता है, जिसपे अभी चीजें बननी होती हैं, ठीक है। अभी उसको जब आप लेते हैं मटेरियल को, उस पे फिनिश्ड गुड्स तैयार होते हैं। आपका यहाँ पे सवाल था कवरिंग लेटर ट्रांसमिटल क्या होता है। आंसर है विच इंट्रोड्यूसेस अ सेकंड डॉक्यूमेंट सच एज प्रपोजल या रिपोर्ट। आपको बताया है, हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि प्रपोजल और रिपोर्ट जो है उनके साथ जो लेटर जाता है उसे ट्रांसमिटल लेटर कहते हैं और उसे कवरिंग लेटर भी कहते हैं। जैसे कि कल हमने जॉब एप्लीकेशन पढ़नी है, वो भी एक कवर लेटर है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको जो दूसरे वाले पार्ट्स हैं जो कि आपने सिलेक्ट नहीं किए, अगर उसमें कोई मुश्किल लफ्ज है तो मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। मिसाल के तौर पर सी पॉइंट के अंदर लिखा है कि which provides a cover to organization against adverse decisions regarding levy of tax। जो लेवी है, लेवी का मतलब है इम्पोज करना, टैक्स इम्पोज करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं ठीक था। बफर स्टेटमेंट क्या करती है, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है कन्वेज बैड न्यूज नहीं करती, उसके पास तो न्यूट्रल स्टेटमेंट होती है वो, या गुड न्यूज हो सकती है, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। गुड न्यूज नहीं आप कह सकते, उस पर न्यूट्रल या पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है बफर की। ये पहले वाला पॉइंट गलत हो गया। रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ बैड न्यूज, यस बैड न्यूज का इफेक्ट कम करती है। इंक्रीज करती है इफेक्ट को नहीं। ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बफर स्टेट, ऐसा भी नहीं है। सबसे जो बेहतर आंसर है वो पहले वाला। इसके बाद अगला है सेल्स लेटर्स आर रिटन बाय। सेल्स लेटर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन लिखती है, जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप हमारी चीजें खरीदें। और आपको ये भी बताया था कि सेल्स लेटर आर परसुएसिव लेटर्स। सेल्स लेटर्स आर काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इंट्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट और कोई सर्विसेज आप दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए। इसके बाद आइडा प्लान आ गया। आइडा प्लान इज वेरी इफेक्टिव टू प्रिपेयर। आइडा प्लान जो है एक किसके लिए होता है, परसुएसिव रिक्वेस्ट के लिए होता है, अभी मैंने आपको बताया। बाकी सब ये गलत है पॉइंट्स, ठीक है। और अगर आपको चॉइस करनी हो रिक्वेस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से, तो आइडा प्लान इनडायरेक्ट के अंदर फॉल करता है, क्योंकि खबर एकदम से नहीं देता, इसलिए आप इसे कह सकते हो। लेकिन इतना ताल्लुक आइडा का डायरेक्ट के साथ नहीं होता, हम इसको अलग से ही परसुएसिव प्लान या परसुएसिव रिक्वेस्ट कहते हैं। परसुएसिव का मतलब होता है कन्विंस करना किसी को, यानी इस बात पे राजी करना कि वो आपकी चीजें ले ले और आपसे इम्प्रेस हो जाए। इंक्वायरीज लेटर जो हैं आर ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन लेटर्स। ये तो बहुत ज्यादा आसान सवाल था। इसके बाद अगला सवाल है कि ऑर्डर लेटर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है परचेज एंड सेल का, कि आपने चीजें खरीदी भी हैं और सेल भी की हैं। इससे खाली जो है आपकी डील नहीं होती और ना ही आपकी परचेज होती है। परचेज एंड सेल दोनों चीजें ऑर्डर लेटर के अंदर कवर हो जाती हैं। उसके बाद है जी क्लेम लेटर्स क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रॉब्लम लेटर्स। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था और बाकी गलत हो गए। और यहाँ पे है इफ द गुड्स सप्लाइड बाय सेलर आर डिफेक्टिव हैं, तो वो कौन सा खत लिखेगा, क्लेम लेटर लिखेगा। इसके बाद लेटर रिटन इन रिप्लाई टू क्लेम लेटर आर कॉल्ड एडजस्टमेंट लेटर्स, ये भी आप सबको पता है। मेमो इज टेकन एज अ ब्रीफ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन फॉर इंटरनल यूज। The letter written to a customer when he fails to pay within specified personal ऑफ टाइम, नहीं यहाँ पे कुछ वर्ड चेंज हो गए हैं, स्पेसिफाइड टाइम होगा ये, ठीक है। तो उसको हम कलेक्शन लेटर कहते हैं। मैं इसके लिए क्लियर कर दूं आपको, कलेक्शन लेटर्स और इनको डनिंग लेटर्स, DUNNING, डनिंग लेटर्स भी कहते हैं। और ये मैं आपको बताती चलूं कि क्रेडिट लेटर्स मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, और जैसे मैंने आपसे कहा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है आपको MCQs कराने का खुद ये भी है कि मैं आपको साथ साथ रिवाइज करा रही हूँ।
तो क्रेडिट मुझे फिर रिवाइज नहीं कराना पड़ेगा सिलेबस को। तो जो क्रेडिट लेटर्स हैं वो लिखे जाते हैं एक कस्टमर जब कोई किसी पर्सन को किसी कंपनी को किसी बैंक को लिखता है कि मुझे क्रेडिट पे चीजें दी जाएं या मैं क्रेडिट पे बाइंग करूंगा, तो उसे क्रेडिट लेटर कहते हैं। ठीक है, और वो पर्सन जो देता है पैसे उसको क्रेडिटर कहते हैं, और जो लेता है पैसे वो क्रेडिटर है, और जो देता है वो लेंडर होता है। ठीक है, तो लेंडर जो है वो आपको उधार दे रहा है और क्रेडिटर आपका जिसने उधार देना होता है। तो कलेक्शन लेटर्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, और कलेक्शन लेटर्स सीरीज की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और आपके पास जो कट एंड पेस्टेड मटेरियल है पीडीएफ में, उसके अंदर मैंने कलेक्शन लेटर्स को दिया हुआ है और उसमें सीरीज की फॉर्म में भी है। अ लेटर जो कि कस्टमर को परसुएट करेगा, कन्विंस करेगा, प्रॉम्प्ट प्रोवोक करेगा, उकसाना किसी चीज को, पर्सन को, तो उसको हम कहते हैं कि बाय करने के लिए प्रोडक्ट, उसको हम सेल्स लेटर कहेंगे। लेकिन उसके बिल्कुल कंपैरिजन में अगला सवाल जो कुछ लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा था इसका आंसर, द लेटर इन विच राइटर मियरली का मतलब है महज, महज ओनली, यानी इंड्यूस करना, किसी को प्रोवोक करना, किसी को किसी चीज पे रागिब करना, द रीडर टू बाय आर कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। अब देखो मैं एक छोटी सी आपको इसका फर्क बता देती हूँ, डिफरेंस बताती हूँ। जब आप प्रमोशन, जैसे आपने देखा सेलें लगती हैं मार्केट में, तो आप कहते हैं कि ये चीज प्रमोशन पे खरीदी गई, इसका मतलब है कि वो प्रमोशन पे लगी हुई थी, यानी उसके प्राइस कम किए हुए थे। तो आप सेल को प्रमोट करने के लिए इस तरह की सेल्स लगाते हो ताकि लोग आपकी खरीदारी करें। अब सेल प्रमोशन लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो आमतौर पे ऐसा ही होता है, उसे आमतौर पे खबर यही होती है कि आपने चीजों को डिस्काउंट पे ऑफर किया होता है। ठीक है, इसीलिए आप उसे सेल्स प्रमोशन लेटर कहते हैं। आप अपनी एग्जिस्टिंग जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसको चूंकि पहले से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा चुके हो, अब आप उसकी प्रमोशन के लिए काम करते हो। यहाँ पे जी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंक्वायरी लेटर, इसमें है आस्क अ क्वेश्चन, आंसर डी, और एलिसिट, मैंने आपको पहले भी लफ्ज सिखाया हुआ है। एलिसिट का मतलब है किसी चीज को ड्रॉ करना, निकालना, ठीक है, बाहर निकालना। तो इंफॉर्मेशन को एलिसिट करता है फ्रॉम द रेसिपिएंट। और बाकी ऊपर जो लिखा है सेंट फ्रॉम अ ऑर्गेनाइजेशन टू अ पोटेंशियल कस्टमर, मैंने आपको बहुत दफा ये लफ्ज सिखाया है। पोटेंशियल जो कस्टमर जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो फ्यूचर में आपसे, यानी फ्यूचर आपका कस्टमर है, या ऐसा कस्टमर जो हो सकता है आपका, यानी आपसे चीजें खरीदे, उसे आप पोटेंशियल कस्टमर कहेंगे। टू प्रॉम्प्ट मीन प्रोवोक करना, इनटू ऑर्डरिंग गुड्स। और दूसरा लिखा है सेंट बाय अ कस्टमर टू अ वेंडर, वेंडर कौन होता है, जो कि चीजें बेचता है, आप उसे ऑर्डर करते हैं वो बनाता है आपके लिए। जैसे आप अगर जूते जो बेचते हैं लोग, जो जूतों का बिजनेस करते हैं, उनके पास वेंडर्स अपना लेकर आते हैं, वो ऑर्डर भी लेके जाते हैं, उनको डिजाइन दे दिए जाते हैं, वो बना लाते हैं, तो उनको वेंडर्स कहते हैं। सेम इज द केस कपड़े वाले जो लोग होते हैं, वो डिजाइन अपने दे देते हैं, वेंडर आता है और वो डिजाइन ले जाता है या अपने बने हुए डिजाइन ला के दिखाता है, तो दैट पर्सन हु सेलिंग एक्चुअली थिंग्स इज कॉल्ड वेंडर। और मैंने आपको वेंडर का एक और मतलब बताया था कि जो गली में आता है बेचने वाला, उसको भी वेंडर ही कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह आपका जो फ्लावर वेंडर होता है जो फ्लावर्स बेचता है, चाहे उसकी शॉप हो चाहे वो सड़क पे लेके खड़ा हो, और इसी तरह न्यूज़पेपर का भी वेंडर होता है, न्यूज़पेपर को हॉकर भी कहते हैं। जी, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स शुड बी अडॉप्टेड व्हेन राइटिंग बिजनेस मैसेजेस। देखो बाकी सब ठीक थी, गलत थी, और ये एक ही ठीक है। यूज लॉन्ग सेंटेंसेस, नो। राइटिंग बिजनेस मैसेज, यूज वर्बोस लैंग्वेज। जो वर्बोस लैंग्वेज होती है, वर्डी लैंग्वेज इसको कहते हैं, जिसमें लफाजी बहुत है, अल्फाज बहुत ज्यादा है, आप इसको कंसाइजनेस जो है उस पर सेक्रीफाइस हो जाती है, तो आप वर्बोस लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे। यूज पैसिव सेंटेंसेस रादर एक्टिव, तो आपने ये भी नहीं करना, पैसिव लंबे हो जाते हैं, आप एक्टिव का इस्तेमाल ज्यादा करें, हमने 7 C's में भी पढ़ा है, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता है। यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स, आप में से बहुत सारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने ठीक लिखा था। 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट टू बी डेफिनेट
इन बिजनेस राइटिंग। अगर कोई चीज डेफिनेट होगी तो वो कॉन्क्रीट होगी, सॉलिड होगी, टू द पॉइंट होगी, एग्जैक्ट होगी। उसके लिए प्लीज रिप्लाई सम टाइम इन अगस्त डेफिनेट नहीं है, इसे नहीं पता चला कब करना है। द पार्सल विल बी क्वाइट हैवी, सो यू विल नीड अ फ्यू एम्प्लॉयज टू हेल्प मूव इट। ये भी ठीक नहीं है, कितना हैवी होगा और फ्यू एम्प्लॉयज मीन कितने एम्प्लॉयज चाहिए, नॉट क्लियर, तो ये गलत है। और लास्ट वाला, देयर हैज बीन अ ह्यूज रिस्पांस टू एडवर्ड, एडवर्ड मीन एडवर्टाइजमेंट, बहुत बड़ा रिस्पांस आया, इसमें भी नहीं पता चला। जैसे आजकल लोग तो लाइक्स कहते हैं, कितने लाइक्स आए, तो ये भी आपको नहीं पता चला। तो मीटिंग विल बी हेल्ड इतने से इतने बजे तक, इतने बजे 15 मई को। तो ये एग्जैक्ट एंड डेफिनेट ओनली आंसर है। अगर ये 7 सीज में भी होता तब भी आप ये आंसर करते, और अगर कॉन्क्रीटनेस में होता तब भी ये आंसर करते। जी, 19 वाले को थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब इसने किया है सवाल ने। लिखा हुआ है, आप कौन सी चीज को नॉट सेटिस्फाई द अडॉप्ट, क्यों अडॉप्ट द राइट टोन। आपने राइट टोन अडॉप्ट करने की गाइडेंस आपको दी गई है, उसमें वो कहा गया है कि कौन सी चीज जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो बी वाली, जिसमें लिखा है यूज कोलोकियल लैंग्वेज। जो कोलोकियल लैंग्वेज है, मैंने आपको पहले भी बताया था, रोजमर्रा जो बोलते हो या बोलियां जिसे कहते हैं, वो ऐसी लैंग्वेज होती है जो अपने करीबी इलाकाई लैंग्वेज होती है, इलाकाई लैंग्वेज को कहते हैं, और इसके यूज करने को हम कलोकियलिज्म कहते हैं। ठीक है, और ये वाली अप्रोच नहीं इस्तेमाल आपने करनी, आपने कलोकियल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी। बाकी यूज पर्सनल प्रोनाउन, और यहाँ पे लिखा है अडॉप्ट द राइट टोन। अब आप कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन से मना क्या है। देखो, राइट टोन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करनी होती है। आप पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी को पर्सनल लेवल पे डील कर रहे हैं। इसके बाद ऑलवेज एंड पॉजिटिवली, ये भी हमेशा आप करोगे, और अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये भी हमेशा करोगे। तो जो चीज नहीं करोगे वो कोलोकियल लैंग्वेज है। 20वां जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है व्हेन इज डायरेक्ट अप्रोच कंसिडर्ड टू बी मोर अप्रोप्रिएट। आप कब यूज कर सकते हो डायरेक्ट अप्रोच को फॉर कन्वेइंग बैड न्यूज मैसेजेस। उसके लिए लिखा है कम्युनिकेटिंग नेगेटिव मैसेजेस। आपने नेगेटिव मैसेजेस कन्वे करे हो टू बिजी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हु हैव टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन। उसको बहुत बिजी है, आप लंबी लफाजियां मत करें, टू द पॉइंट बात करें, शुरू में सब कुछ बता दें। दूसरा है टू इलस्ट्रेट द ग्रेविटी ऑफ द बैड न्यूज। यहाँ आपने बैड न्यूज की ग्रेविटी मीन शिद्दत, एक ग्रेविटी वो है जो जमीन आपकी कशिश को कहते हैं, दूसरी ग्रेविटी होती है आमतौर पर सिचुएशन अगर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है या बहुत सीरियस होती है, हम उसे ग्रेव सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, और ग्रेव का वर्ड वैसे आप कब्र के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन ग्रेव सिचुएशन और या ग्रेव मिस्टेक कह सकते हैं वर्ड, हम ग्रेव का लफ्ज किसी चीज की सवेरिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बैड न्यूज बहुत ही ग्रेव है, वो शो करनी है, उसके लिए भी आप बिल्कुल कर सकते हो डायरेक्ट अप्रोच। इफ अनफेवरेबल मैसेज इज नॉट ऑफ मच इनसिग्निफिकेंस टू द रेसिपिएंट, अगर आपका रेसिपिएंट पहले से तैयार है, उसके लिए अनफेवरेबल मैसेज यानी बैड न्यूज जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, उसे नहीं फर्क पड़ता, आप बताएं ना बताएं उसे नहीं फर्क पड़ेगा, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। इसके बाद है ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर डायरेक्ट अप्रोच एक्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट अप्रोच के लिए इफ द रेसिपिएंट हैज अ टेंडेंसी टू स्किम द टेक्स्ट एंड देयर आर चांसेस दैट द इंपॉर्टेंट मैसेज मे बी मिस्ड, अगर वो इंपॉर्टेंट मैसेज को मिस कर सकता है तो आप डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल कर लो। दूसरा, if the reader refuses to see reason and accepts the bad news, and there is likelihood that the buffer may be interpreted as weakness। अब एक यानी बफर दिया, वो आपके मैसेज को अगर वीक बना देता है, और एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है जो उसको जल्दी से ही यानी चीज को एक्सेप्ट कर लेगा तो भी चलेगा। लेकिन जब एक सवाल गलत हो गया कि यूज ओनली फॉर आउटसाइड, ये गलत, आप सिर्फ इनसाइड आउटसाइड इसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट कहीं भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद है अ वेल प्लान नेगेटिव मैसेज कन्वेज द नेगेटिविटी
नेगेटिव इंफॉर्मेशन क्लियरली व्हाइल रिटेनिंग एज मच गुडविल एज पॉसिबल। ये एक रूल है जो वैसे लिखा हुआ है कि आप बैड न्यूज देंगे लेकिन गुडविल यानी अपनी जो होती है ना आपकी जो रेपुटेशन उसको खराब नहीं करना, आपने अपने रिलेशन को खराब नहीं करना। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेप्स सीक्वेंस इन कम्युनिकेटिंग अ नेगेटिव मैसेज। बहुत सारे मिलते जुलते हैं लेकिन आपको ये बात याद होगी कि हमने स्टार्ट करना है बफर से, इसलिए आपके पास पहले वाला तो गलत ही हो गया क्योंकि बफर से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो तीनों में बफर है। लेकिन इसके साथ साथ बी आंसर करेक्ट है क्योंकि बफर, ऑफर एंड एक्सप्लेनेशन, उसके बाद थर्ड है अवॉइड एम्फेसाइजिंग रिफ्यूजल, पांच चौथा है देन प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव और कॉम्प्रोमाइज एंड विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये तरीका है बैड न्यूज को बफर के साथ देने का, जिसे इनडायरेक्ट प्लान कहते हो, इनडायरेक्ट अप्रोच कहते हो। इसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप व्हिच शुड बी फॉलोड इन प्रिपरेशन परसुएसिव मैसेजेस। ये भी आपको मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरह से पता है और इसके लिए आपको सबसे पहले आप देखो कि इसमें आइडा आपको कहीं से मिल जाएगा। सेकेंड वाले में आपको आइडा क्लियरली मिल रहा है, इंटरेस्ट, अटेंशन, डिजायर, एक्शन। आप देखो अगर पहला लफ्ज हटा दो तो दूसरे लफ्जों को मैं पढ़ रही हूँ, तो आपको इंटरेस्ट मिल गया, अटेंशन मिल गया, डिजायर हो गया, एक्शन आ गया, तो आपका ये वाला ठीक आंसर है। बाकी गलत हो गए। आइडा प्लान इससे बन गया, सीक्वेंस फॉलो हो गया। नेक्स्ट है ऑल आर ट्रू फॉर परसुएसिव मैसेजेस एक्सेप्ट। अब ये मैं आपको लाइन समझा देती हूँ, इसका मतलब क्या है। ऑल आर ट्रू फॉर परसुएसिव मैसेज एक्सेप्ट यूज इमोशनल एंड लॉजिकल अपील्स इन अ बैलेंस मैटर। आपने परसुएसिव मैसेजेस में आपने क्या करना है, आप इमोशनल लॉजिकल अपील बैलेंस मैटर भी कर सकते हो। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज की ताकत को बढ़ा देना, एंडोर्स करना। तो रीइंफोर्स द प्रपोजल यानी आपने जो प्रपोज किया बात बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल एविडेंस ऑफ द बेनिफिट्स, और एंटिसिपेट नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द रीडर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी एंटिसिपेट करें कि कोई भी ऑब्जेक्शन जो है नहीं होगी, यानी लोग जो है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुस्कान क्या कह रही है, ऑप्शन में है आइडा। जी जी, आप पीछे वाली कह रहे हो, इससे पीछे वाली क्वेश्चन में आइडा दूसरी ऑप्शन में। नंबर 1 कह रहे हो। जी बच्चों, नहीं ठीक कह रही हो, आप सही कह रहे हो, मैंने एकदम से चेक कर लिया, ये मैंने मार्क गलत किया हुआ है। जी जी, इज सी आंसर। अटेंशन, ठहरो बच्चों, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, यस ए है ये, ए आंसर। जी आप यही कह रहे थे, एक मिनट में चेक कर लूं आप क्या कह रहे हो। ए ऑप्शन में, जी जी जी, सही कह रहे हो मुस्कान, मैंने ए ही आंसर है, मैंने इसको वो गौर से इसको पढ़ा भी नहीं। ठीक है, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ओके जी, अब यहाँ पर एक लफ्ज एंटीसिपेट का लफ्जी मतलब क्या था कि आपका एंटीसिपेट करना यानी पहले से अंदाजे लगा लेना। तो यहाँ पर ये चीज जो है ये गलत हो सकती थी कि आपने जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अली असगर, ये आंसर है। 24 का आंसर सी था कि आप परसुएसिव मैसेज में सब ठीक है लेकिन नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द रीडर को एंटिसिपेट, ये कोई बात नहीं है। आपका जो कुछ भी कर सकता है आपसे सवाल। दीज रिक्वायर लॉट ऑफ मार्केटिंग स्किल्स, हाँ ये भी आपको चाहिए, परसुएसिव मैसेजेस में मार्केटिंग स्किल्स भी चाहिए। 25 जो क्वेश्चन है इसमें सारा ठीक था। आपने सिचुएशन है परसुएसिव बिजनेस मैसेज में भी अडॉप्टेड टू अचीव पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे सिर्फ कुछ लफ्जों का मतलब जल्दी से बता देती हूँ। टू मेक अ रिक्वेस्ट टू अ फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट आपको पहले भी बताया था, वो पर्सन जो समाजी काम करता है, इंसानियत की खिदमत करता है। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो लव करता है ह्यूमैनिटी को, उससे आपने डोनेशन की अपील की, परसुएसिव मैसेज देंगे आप। उसके बाद आप न्यू प्रोडक्ट किसी को दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो अपने कस्टमर को या क्लाइंट को, तो आप फिर यूज करोगे परसुएसिव।
तीसरा है टू रिक्वेस्ट एन एम्प्लॉयर टू गिव अ सैलरी रेज, और आप सैलरी रेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप परसुएसिव लिखोगे। और लास्ट है कि आपने किसी एडमिनिस्ट्रेटर को रोड वगैरह बनाने के ऊपर देना है, जबकि रोड की हालत यहाँ पे लिखी इंडस्ट्रियल एरिया में क्या है, डिलेपिडेटेड। डिलेपिडेटेड इसका मतलब क्या होता है, डिटीरियोरेटेड, खराब, रुइन हो जाना, तबाह हुई हुई शक्ल है, ठीक है। तो उसकी हालत खराब है, इसलिए आपके आंसर डी है, इसमें सारे इंक्लूड हो गए, यानी ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब विच फॉलो अप लेटर कॉमनली यूज है, बहुत आसान, सेंट आफ्टर सम इनिशियल कम्युनिकेशन। आप पहले इंटरव्यू दे आए हो, उसके पीछे फॉलो अप लिखोगे, ठीक है। आपको कुछ चीजें डिलीवर हुई हैं, आपने कुछ नहीं बताया, आप फॉलो अप लिखोगे, इनिशियल कम्युनिकेशन के बाद आप लिखते हो। 27 में आपने देखा कि ब्रीफली डिस्कस इन विच एन एक्नॉलेजमेंट लेटर इज कॉमनली यूज्ड। तो एक्नॉलेजमेंट लेटर जो है, सेंट टू लेट अदर्स नो दैट दे हैव रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन। एक्नॉलेज करना कि हाँ जी मुझे कम्युनिकेशन मिल गई है, आप वहां पे एक्नॉलेजमेंट लेटर लिखते हो। 28 जो आपका क्वेश्चन है, उसमें आप देखते हो ब्रीफली डिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस कवर लेटर में। तो एक कंपनीज, या आप पहले भी एक सवाल को शायद कर चुके कहीं पे, किसी भी पैकेज या रिपोर्ट के साथ साथ जाता है, कंपनी करता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कवर लेटर या ट्रांसमिटर। 23 जो आपका ये क्वेश्चन वही है जो आपका मैंने बोला था ना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया था, कि ब्रीफली डिस्क्राइब the circumstance in which circular letter is commonly used to share the same information with a large audience। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। 29th आपका है कि आपने मेमोरेंडम इज कॉमनली यूज्ड टू रिकॉर्ड और रिमाइंड अबाउट इवेंट्स और ऑब्जर्वेशन। आप कर सकते हैं और लार्ज ऑडियंस को नहीं कर सकते, और बाकी वाले भी जो है बाकी सब गलत हो रहे हैं, ये इसके साथ बेहतर जा सकता है। मैंने आपको सिखाया था कि मेमोरेंडम को मेमोरी जॉगर भी कहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन उस इंफॉर्मेशन के साथ जा रहा है। द लास्ट क्वेश्चन आपका किसी ने जवाब दिया था, वो गलत है। डियर मिस्टर खान अगर आप लिख रहे हो तो उसके साथ योर सिंसियरली लिखोगे, योर्स फेथफुली लिखोगे जब आप डियर सर लिखोगे, ठीक हो गया। और अगर डियर सिर्फ किसी पर्सन का नाम होता, जैसे डियर खान, डियर रजा, डियर अली, तो फिर आप काइंड रिगार्ड्स या रिगार्ड्स लिख सकते थे, दोनों में से कोई एक। तो आपका ये खत्म हुआ। अब आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक है, टाइम भी बस आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया हुआ है। तो आपको ये बता सकता है मुझे कितने आपके आउट ऑफ एक सवाल आपका बोनस हो गया, तो आप 30 में से कितने आपके आंसर्स ठीक है? मेरा 30th रॉन्ग है, 29 ठीक है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मुस्कान कह रही है वेरी गुड। नाइला रजाक 28, यानी हमें इसका मतलब है आप अच्छी रिवीजन भी कर रहे हो और आपको बहुत अच्छी तरह समझ भी आई भी है, परफेक्टली फाइन। अब जरा थोड़े से जब टॉपिक मुश्किल आएंगे ना आगे, थोड़े से जैसे आपका जो है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला है, इस तरह के कुछ होते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा आएगा। और मैं थोड़े से अब आपको नेक्स्ट जो आएगा इंशाल्लाह आपका वीक, तो मैं थोड़े से और मुश्किल थोड़े वाले सवाल जो है वो ऐड करूंगी, ताकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। अभी मेरे पास बहुत सारे मुश्किल सवाल भी हैं, बट मैंने इसको रखा हुआ है कि आप साथ साथ मेरी रिवीजन करते जाओ, फिर वो बहुत सारे मुश्किल सवाल जो है मैं आपके साथ करूंगी, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फिर आपके आंसर ठीक आएंगे। ठीक है जी, बस हमारा टाइम भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल इश्ना कह रही है मेरे 24 ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स परफेक्टली फाइन। इसका ये मतलब है कि आपने ज्यादा क्या किया होगा कि आपने इतना रिवाइज नहीं किया। नाइला रजा के 28 ठीक है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। और इसी तरह इंशाल्लाह आपकी तैयारी रही तो आप बिल्कुल सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जी कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।